लंबे समय के बाद राजसमंद में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। जहां तक मुझे याद है, इसके पहले भी 2 बार राजसमंद की सार्वजनिक सभाओं को मैं संबोधित कर चुका हूं, जब श्रीमती किरण माहेश्वरी जी चुनाव लड़ रही थी। यह विडंबना है कि आज तीसरी बार जब मैं सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं, तो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज उन्हीं की बेटी, जिसको पहली बार बोलते हुए मैंने सुना है, दीप्ति किरण माहेश्वरी। मैं दीप्ति किरण को सुनने के बाद पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। कि श्रीमती किरण माहेश्वरी किस राजसमंद के प्रति जो लगाव था, जो राजसमंद के विकास के प्रति उनके मन में एक तड़पन थी, उसको पूरा करने का काम यदि कोई कर सकता है तो वह दीप्ति किरण माहेश्वरी कर सकती है। इस बेटी के अंदर मैंने वो प्रतिभा भी देखी है, क्षमता भी देखी है, संयम भी देखा है, और जैसी शालीनता मैंने श्रीमती किरण माहेश्वरी में देखी थी, वही शालीनता मुझे दीप्ति में भी देखने को मिली है। बहनों भाइयों, जहां तक मेवाड़ का प्रश्न है, मेवाड़ की धरती है तो वीरों की धरती है और वीरांगनाओं की यह धरती है। और यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मेवाड़ की धरती पर बराबर मुझे आने का अवसर मिला है। हमसे कोई यह पूछता है कि राजस्थान की पहचान क्या है, तो मैं कहता हूं कि इस राजस्थान की पहचान है, राजस्थान को यदि किसी को पहचानना है तो राणा की शक्ति से पहचान सकता है, मीरा की भक्ति से पहचान सकता है, पन्नाधाय की युक्ति से पहचान सकता है, और भामाशाह की संपत्ति से पहचान सकता है यह राजस्थान की धरती कैसी है। 2018 में राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था। उसके पहले श्रीमती वसुंधरा राजे जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी। उनके नेतृत्व में सरकार ने बखूबी काम किया था। जनता जनता होती है। उन्होंने कहा कि एक बार नया प्रयोग करना चाहिए, और वसुंधरा जी की जगह कांग्रेस की सरकार उन्होंने बना दी और गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनकर आ गए। जनता के हर फैसले का स्वागत स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हेल्दी डेमोक्रेसी में किया जाना चाहिए, और हम लोगों ने किया भी। सबने उसका स्वागत किया। लेकिन 5 वर्षों के कार्यकाल में आपने स्वयं ही महसूस किया होगा किन लोगों ने चुनाव के समय जो वादे किए थे, किस हद तक अपने वादों को पूरा किया है। बहनों भाइयों, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई संगठन हो अथवा कोई सरकार हो, ऐसी होनी चाहिए कि जो कहे उसे करे। उसके कृति और कथन में, कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है तो यही है। लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ भी कहा था, किस हद तक उसे अपने वादों को पूरा किया है, यह मैं नहीं कहना चाहता, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और विश्वास का संकट भारत की राजनीति में गहरा किया है इस कांग्रेस पार्टी ने।
भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी शख्स ने स्वीकार किया है, उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और मैं जिस समय 2014 का चुनाव चल रहा था, मैं ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। प्रायः हम मोदी जी बैठकर ही सारे फैसले उस समय करते थे, क्योंकि वह प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो घोषणा पत्र बनने लगा तो मोदी जी ने भी कहा कि अध्यक्ष जी, हम लोगों को पूरी सावधानी इस बात की बरतनी है कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में हम जो कहें वह करें। हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और सच्चाई है कि मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में, बहनों भाइयों, विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने जीवन में इस विश्वास के संकट पर विजय भी प्राप्त की है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी कभी यह कोई नहीं कह सकता कि राजनाथ सिंह ने यह कहा और यह नहीं किया। कृति और कथन में अंतर नहीं हो सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की कैसे सबसे विश्वसनीय पार्टी है। 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी स्थापना हुई, तब से उठाकर आज तक देख लीजिए, बार बार हम लोग कहते थे जिस दिन हमको भारत की संसद में पूरा बहुमत मिल जाएगा तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे और जम्मू और कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। और डंके की चोट पर इसे हम लोगों ने पूरा कर दिया। हम लोगों ने कहा था 1984 में हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। और बहनों भाइयों, अब वह दिन दूर नहीं है। आप 22 जनवरी को जाकर रामलला के चरणों में शीश झुकाकर आप दर्शन कर सकते हैं। वह भी, उस वादे को भी हमने पूरा किया है। कोई नहीं कह सकता कि जो हमने कहा उसे किया नहीं। इसलिए हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। गहलोत साहब, मैं व्यक्तिगत कोई गहलोत साहब पर आरोप नहीं लगाना चाहता। आज तक अपने राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत आरोप मैंने किसी के ऊपर नहीं लगाया। लेकिन गहलोत साहब, आपको सरकार चलाते हुए 5 वर्ष 1 महीने में पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप अपने चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देखिए, आपने क्या कहा था और आपने क्या क्या किया है। अब जब चुनाव का अंत आ गया, मैंने सुना कि मोबाइल बांटी जा रही है। गैस सिलेंडर पर कनेक्शन, वो कंसेशन दिया जा रहा है। सस्ते दर पर खाना दिया जा रहा है। मैं राजस्थान के बहनों भाइयों से सार्वजनिक सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी राजस्थान की बहादुर जनता की ईमान नीयत को कोई मां का लाल खरीद नहीं सकता है। गहलोत साहब, मैं बतलाना चाहता हूं, चंद चांदी के सिक्कों के आधार पर बख्शीश देकर प्रदेश की जनता का ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के किसी दूसरे देश में कोई माफ कर दे मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी राजस्थान की जनता इस कृत्य के लिए उन्हें माफ नहीं करेगी। क्या तमाशा बना दिया है। राजस्थान की जनता को खरीदने की कोशिश की जा रही है। मान, सम्मान, स्वाभिमान मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जीवन में सब कुछ स्वीकार कर सकता है,
लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट किसी भी सूरत में वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरे बहनों भाई, गहलोत साहब, आपकी सरकार क्या विकास करेगी? क्या जनता की समस्याओं का समाधान करेगी? सरेआम लोगों के गले काटे जा रहे हैं। क्या हुआ भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया का? क्या हुआ चित्तौड़गढ़ में रतनलाल सोनी का? क्या हुआ झालवाड़ में कृष्णा वाल्मीकि का? क्या हुआ अलवर में हरीश जाटो का? क्या हुआ योगेश जाटो का, चिरंजी लाल सैनी का, योगेंद्र जाटो का? जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है, उसके बाद भी आप दावा करते हैं कि आपके राज्य में, आपके हुकूमत में कानून और व्यवस्था की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। अशोक गहलोत साहब, मैं सीधा आरोप आपकी सरकार के ऊपर लगाना चाहता हूं कि आपने राजस्थान की जो पुरानी परंपरा सद्भाव की चली आ रही थी, उस सद्भाव की परंपरा को आपने तोड़ा है। आपने राजस्थान की जनता की विश्वास को आपने चोट पहुंचाई है। एक रोड रेज की घटना पर एक संप्रदाय विशेष के द्वारा हंगामा हो जाता है। मृतक के परिवार को आप 50 लाख रुपया देते हैं, आप दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डेयरी का बूथ भी आप आवंटित कर देते हैं, आप दीजिए 50 लाख रुपया। लेकिन यदि उसको देते हैं तो तापड़िया को भी मिलना चाहिए, वाल्मीकि को भी मिलना चाहिए, जाटों को भी मिलना चाहिए, सैनी को भी मिलना चाहिए। लेकिन जब इनकी बात आती है तो आपकी जुबान पर दही जम जाती है। जब जोधपुर दंगों में जल रहा था तो आपने उनके हाल पर उनको छोड़ दिया। उस समय आप कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, कहां चले गए थे आप? और बहनों भाइयों, मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं और मैं जानता हूं, जब तक किसी राज्य की कानून और व्यवस्था के हालात बेहतर नहीं होंगे, उस राज्य का कोई मां का लाल विकास नहीं कर सकता। पहली शर्त होती है विकास की, कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। सांप्रदायिक तत्व तांडव नृत्य कर रहे हैं और आप चैन की नींद सो रहे हैं। अरे बनाकर देख लीजिए बहनों भाइयों, किसी ने करने की कोशिश की। जय श्री राम। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाति पंथ मजहब की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान ईसाई को भी बांट कर मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले लोगों में भी हूं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति की राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी तरह तरह के आश्वासन लोगों को देती है, हम यह कर देंगे, यह कर देंगे, सोने का महल बनवा देंगे। गहलोत साहब और आपके नेताओं को भी कहना चाहता हूं, सोनिया जी, राहुल जी, आपको भी कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। आतंकियों के खिलाफ जो आपको ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, करने से पता नहीं आपको हिचक क्यों होती है। जब भी कोई त्योहार आता है, राजस्थान में पत्थरबाजी होती है, हिंसा की घटनाएं होती हैं, लूट की घटनाएं होती हैं, अपहरण की घटनाएं होती हैं। कैसी है आपकी हुकूमत? बल्कि एक विधायक ने कहा, मुझे बताया गया, कांग्रेस के एक विधायक खुद कहती हैं कि वह सुरक्षित नहीं है। ये कौन है वो विधायक? मदेरणा। लानत है इसी हुकूमत को। जिस दल की हुकूमत हो उस दल की विधायक ये कहे कि हमको डर लगता है। जब सत्ताधारी दल की महिला विधायक को डर लगता है तो हमारे राजस्थान की रहने वाली बहू बेटियों का क्या होगा मेरे बहनों भाइयों? सिरोही की 8 साल की एक मासूम बच्ची और सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां और नागौर में 7 साल की बच्ची, क्या हुआ इनके साथ?
कोई बताए इनका कसूर क्या था। गहलोत साहब आपकी जुबान क्यों नहीं खुलती है? कौन जवाब देगा? मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं, यह कांग्रेस की सरकार महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। अरे राजस्थान की धरती ऐसी धरती है कि महिलाओं की सुरक्षा पर, महिलाओं की आन बान शान पर यदि कभी आंख उठाकर कोई देखने की कोशिश करता है तो राजस्थान का सारा बहादुर अपने सीने का बटन खोलकर उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। यह है राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी है मेरे बहनों भाई। नारी सम्मान करना हम जानते हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कितने कदम उठाए हैं। बहुत यदि मैं सारे विषयों की चर्चा करूंगा तो 4 घंटे का भाषण होगा। पहला कदम 30 वर्षों से कांग्रेस भी कहती चली आ रही थी, संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, संसद और विधानसभाओं की सीट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। क्यों नहीं किया आपने? विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को आरक्षण देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे भारत माता के सपूत आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ। उद्योग धंधे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मेरे बहनों भाइयों, मेरी बात यदि कोई गलत हो आप प्रेस वार्ता बुला लीजिएगा और कहिएगा कि राजनाथ सिंह झूठ बोलकर गए हैं। राजनाथ सिंह के पास वह कलेजा है कि यदि मैं न जानकारी मेरी कुछ, मैं झूठ यदि बोल जाऊंगा और मेरी जानकारी में आ जाएगा तो मैं शीश झुकाकर उसके लिए क्षमा याचना भी कर लूंगा। मैं ऐसी राजनीति करता हूं। उद्योग धंधे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके यहां उद्योग धंधे खूब खुल गए? कुछ नए उद्योग धंधे, कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ लगी है कि नहीं? मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? इधर के लोग बतलाओ भैया, कुछ हुआ है? या ऊपर जो लोग बैठे हैं आप सब नौजवानों, हुआ है कुछ कि नहीं हुआ है? नौकरी तो मिल गई होगी, वो भी नहीं मिली। नहीं तो हुआ क्या है? पेपर लीक, यही हुआ है। माने आप कल्पना करिए, जिस तरीके से हमारे छात्र बच्चे अथक परिश्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अब परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है। 4 महीना 6 महीना का समय उनका बर्बाद हो जाता है। मेरे बहनों भाइयों, सर्वाधिक चिंता आजाद भारत के इतिहास में इस देश की जनता के यदि किसी ने की है, समाज के सभी वर्गों की की है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। कांग्रेस तो बराबर सत्ता हासिल कर लेती थी और हाथ पर हाथ और पैर पर पैर रखकर ये बैठ जाते थे, और अब भी इनकी हालत यह चलने के लायक नहीं है। केवल इन्हें इस बात की चिंता सताती रहती है कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए। और मैंने तो देखा एक दिन प्रत्यक्ष टेलीविजन के पर्दे पर इन्हीं के एक मंत्री हाथ में लाल डायरी लिए हुए, इसमें रहस्य है, राज है। आप लोगों को पता चल गया कि लाल डायरी में राज क्या था? मालूम है लाल डायरी में था क्या? मालूम है? अरे तेज और बोलो। भ्रष्टाचार। मैंने कुछ न कुछ था उसमें। अब मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी कही थी गहलोत साहब ने, आपको बेरोजगारी भत्ता मिल गया? पीछे के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मिल गया? आप मुझे ये बतलाओ तो मिला क्या? आपने तो कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, तो राजस्थान के विकास के लिए सत्ता सौंपी थी ना, राजस्थान का गौरव बनाने के लिए आपने सत्ता सौंपी थी ना। और राजस्थान एक ऐसा राज्य है कि मैं आपको बतलाऊं, दुनिया के लगभग सारे बड़े देशों में मैं कई बार जा चुका हूं।
गृह मंत्री जब मैं रहा तब भी, और भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते भी बहुत सारे कूटनीतिक मुद्दे होते हैं जिसके कारण विदेशों में जाना पड़ता है। राजस्थान घूमने की सब चर्चा करते हैं कि हम भारत जा रहे हैं तो राजस्थान देखना चाहेंगे। राजस्थान की धरती कैसी है, कैसी सौंधी मिट्टी है, कैसी यह बहादुरों की मिट्टी है, हमें देखना चाहते हैं। पर्यटन की दृष्टि से यहां लोग आना चाहते हैं, लेकिन विश्व पर्यटन के नक्शे से लगता है कांग्रेस ने तय कर लिया है कि राजस्थान को समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस की हुकूमत थी, 74 एयरपोर्ट सारे देश में बने थे। बहनों भाइयों, 9 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 148 एयरपोर्ट्स बनाकर जो है देश को के हवाले कर दिया है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी, होटल नहीं होंगे, एयरपोर्ट्स नहीं होंगे, तो टूरिज्म बढ़ेगा कैसे? आपने देखा अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, उदयपुर एयरपोर्ट के एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का उन्होंने शिलान्यास किया है। पानी होनी तो आप सब लोगों को ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा होगा, सब लोग हाथ नहीं मिल रहा है। पानी होनी ठीक ठाक ना, पीछे मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। यह सरकार ही बेपानी हो गई है, पानी का संकट है। लेकिन हमारी सरकार ने जो योजना बनाई थी, जो योजना घोषित की थी, ईमानदारी से यदि हम यहां की सरकार लागू कर दिया होता तो मैं समझता हूं आज पानी की किल्लत अपने आप समाप्त हो गई होती। और मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं वह काम हो भी रहा होगा, जहां तक मेरा विश्वास है कि बहनों भाई, घर घर में पाइप्ड वाटर हम लोग पहुंचाएंगे, पाइप के माध्यम से आपके घर में जल पहुंचाएंगे। यह हम लोगों का संकल्प है। लगता है कि इन लोगों की आंखों का पानी मर गया है। हिंदुस्तान के आप सीमा पर चले जाइए, सीमा पर भी आपको यही देखने का मिलेगा। कर्ज माफी का वादा इन्होंने किया था, पूरा किया? नहीं किया। बाजरा किसानों के बारे में इन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया है? बाजरा किसानों के बारे में पूछना चाहता हूं। बहनों भाइयों, मोटे अनाज का जहां तक प्रश्न है, हमारे प्रधानमंत्री ने उसको श्री अन्न कहा है। G20 का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थी। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने बाजरा, ज्वार, सांवा, ऐसे जो मोटे अनाज होते थे उनका भोजन उनको मुहैया कराया था। मोटे अनाज का हमने सम्मान किया था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले कुछ ही समय के बाद मोटे अनाज की कीमत भी बढ़ जाएगी। राजस्थान के बारे में एक मुझे जानकारी मिली है कि 19% लोगों की जमीन कर्ज माफी का जो वादा किया था वह न होने के कारण जो है नीलाम हो गई है। और हालत राजस्थान की यह है कि राजस्थान में प्रति किसान की आय जानते हैं कितनी है? 12,000 रुपया। मेघालय सबसे छोटा राज्य है, वहां के प्रति किसान की आमदनी वह 30,000 रुपया है। किसानों से एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, यह बताइए पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हर साल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जरा हाथ उठाइए। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है? एक पैसे का भी भ्रष्टाचार होता है? मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, उन्होंने अपने मजबूरी जाहिर की थी। कहा था क्या करूं, मैं 100 पैसा दिल्ली से भेजता हूं, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। यह मजबूरी जाहिर की थी उन्होंने। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा कर दिया। बहनों भाइयों, मुझे याद है पहली मीटिंग सरकार बनने के बाद 2014 में हुई थी। प्रधानमंत्री जी और हम गृह मंत्री के नाते में दोनों साथ बैठे थे। मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी से, आप सभी का ये अकाउंट खोल रहे हैं, खाता खोल रहे हैं, क्या होगा? कहें राजनाथ जी करिश्मा होगा। और मैं देख रहा हूं करिश्मा हो रहा है। जहां राजीव गांधी जी ने कहा था 100 पैसा भेजते हैं हम ऊपर से, और गांव तक पहुंचते पहुंचते, लोगों तक पहुंचते पहुंचते 14 पैसा उन्हें मिल पाता है।
आज उसी चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। और बहनों भाइयों, दिल्ली की बैंक से यानी 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है। यानी भ्रष्टाचार पर भी हम काबू करना चाहते हैं तो केवल भाषण देकर भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सकता, व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है मेरे बहनों भाइयों, अखबारों के माध्यम से आपको भी जानकारी मिलती होगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की इज्जत बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो सारी दुनिया कहती थी भारत बोल रहा है, कमजोर भारत है, मेरी बातों हमारी बातों को अनसुनी कर देती थी। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और अब हम तो अब धरती की बात छोड़ दीजिए, आसमान की बात छोड़ दीजिए, अब तो हमारे लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं। चंद्रयान से सूर्ययान निकल रहा है, मंगलयान निकल रहा है, सबकी लॉन्चिंग हो रही है। भारत बहुत ताकतवर भारत बन गया मेरे बहनों भाइयों। भारत कमजोर भारत नहीं है। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कोई उधर से गोली चला दे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। यदि कोई माई का लाल यानी उधर से गोली चलाएगा तो हम इधर से गोला चलाएंगे मेरे बहनों। उरी पुलवामा में आपने देखा था, उरी पुलवामा में आपने देखा था क्या किया था इन लोगों ने। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम 1-2 लोगों की बैठक बुलाई, 1-2 और ऑफिसर्स थे, 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। उसके बाद हमारे बहादुर सेना के जवानों ने सीमा के पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। हमने सारी दुनिया को संदेश दे दिया, भारत को छेड़ना नहीं, भारत को छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और यह भी संदेश दे दिया कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत इस पार से भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है। और बहनों भाइयों, पहले ऐसा होता था, यह टैंक देखा होगा, तोप देखी होगी या मिसाइल देखी होगी, यह सब सारी चीजें विदेशों में बनती थी, हम वहां से इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। और 2014 तक हम ज्यादा से ज्यादा 1100 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे। आज रक्षा मंत्री के रूप में बतला रहा हूं मेरे बहनों भाइयों, आज हम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों का फैसला है कि अब टैंक, प्लेटफॉर्म, तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स, मिसाइल्स, हवाई जहाज, हम कुछ ही वर्षों के अंदर ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अब भारत की धरती पर बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। हम इस दृष्टि से पूरी तरह से हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। अब भारत की ताकत, आर्थिक ताकत, पता नहीं आपने अखबारों में पढ़ा है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं। 2014 में जब हम लोग की सरकार बनी थी तो दुनिया के 10 टॉप के ऊपर के जो 10-11 देश माने जाते हैं, हमारा भारत जो है वो 11वें नंबर पर था। 8 वर्षों के अंदर वह करिश्मा कर दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, उनकी सरकार ने, कि बहनों भाइयों 11वें स्थान से लेकर यह भारत अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज के मामले में 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया है। और मेरी बात को सुन लेना,
झूठ राजनीति में रहते हुए भी मैं बचता हूं। झूठ बोलकर नहीं जा रहा हूं। केवल मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स भी कह रही हैं। मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा है कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वह दिन दूर नहीं है कि भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। दुनिया के 3 देशों की श्रेणी में आकर भारत खड़ा हो जाएगा। भारत के बारे में अब यह धारणा चारों तरफ बनी है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। इस समय क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, नौजवानों को मालूम है कि नहीं? चल रहा है। और राजनीतिक दृष्टि से राजस्थान समेत 5 विधानसभाओं के चुनाव भी एक बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट से मेरे बहनों भाइयों कम नहीं है। कांग्रेस की हालत भी राजस्थान में पाकिस्तानी टीम जैसी हो गई है, क्योंकि चुनाव शुरू होते ही कांग्रेस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, राजस्थान में सही है ना? जबकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय क्रिकेट टीम की तर्ज पर चैंपियन की तरह आगे बढ़ रही है। मुझे पक्का विश्वास है कि आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको सबका समर्थन प्राप्त होगा। तो मैं यह मानकर जाऊं कि हमारे दीप्ति किरण को जिता देंगे। पक्का? पक्का? प्राण जाई पर बचन न जाई। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, कह तो नहीं सकता, बहुत व्यस्तता रहती है, लेकिन कभी बाई चांस यदि इधर आना हुआ तो मैं दीप्ति से कहूंगा कि दीप्ति, चुनाव जीतने के बाद एक बार कभी मुझे बुला लेना। और यदि मैं आप सबके बीच आना चाहूंगा बहनों भाइयों, तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय रक्षा मंत्री जी का। भक्ति और शक्ति की इस पावन नगरी में आपने जो हम सबको जो कहा है, उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं स्वागत की इस अगली कड़ी में निवेदन कर रहा हूँ महेंद्र सिंह जी चौहान, वीरेंद्र सिंह जी चौहान साहब, भरत जी पालीवाल, वीरेंद्र सिंह जी खींची, आप सभी माननीय रक्षा मंत्री जी का मेवाड़ी पगड़ी और इकलाई द्वारा स्वागत कराएं। भक्ति और शक्ति की इस पावन नगरी में, प्रभु द्वारकाधीश की इस धर्मस्थली में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रदेश महामंत्री जी दामोदर जी अग्रवाल, रामकिशोर जी बूतड़ा, वीरेंद्र सिंह जी चौहान, वीरेंद्र सिंह जी खींची और सम्मानित अतिथिगण और भारतीय जनता पार्टी राजसमंद परिवार की पधारी हुई ये जन्मदिनी आदरणीय दीप्ति जी के इस नामांकन सभा में पधारे आप सभी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय पत्रकार बंधुओं और इस